हेलो एवरीवन, वेलकम टू पवन वाग अकेडमी। दिस साइड अंकिता। और आज के क्लास में हम लोग देखेंगे आपका नेक्स्ट वाला पार्ट, चैप्टर नंबर 15 पॉलीमर केमिस्ट्री, स्टैंडर्ड 12 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का। तो यस गाइज, इन टुडेज क्लास विल सी द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर जिसका नाम है पॉलीमर केमिस्ट्री, or you can say introduction to polymer chemistry. So in the last class basically I told you about polymer की polymer क्या होता है। हाँ, polymer जो होता है वो हमारे लिए कितना ज़्यादा हेल्पफुल है या नहीं है, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की थी। एंड इन द लास्ट क्लास वी हैड ऑल्सो सीन कि क्लासिफिकेशन क्या होता है पॉलीमर का, कैसे कैसे हम लोग पॉलीमर को क्लासीफाई करते हैं, कौन से बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं। और लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन और सोर्स, और हम लोगों ने देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, और हम लोगों ने लास्ट वाले क्लास में ये भी देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। तो अब हम लोग मूव कर रहे हैं अपने नेक्स्ट वाले क्लासिफिकेशन की तरफ, क्योंकि जो भी आपके पॉलीमर है उसके तो क्लासिफिकेशन भाई बहुत सारे अलग अलग टाइप्स में। तो हम लोगों ने लास्ट वाले क्लास में अपने 3 टाइप्स देख लिए थे जिसके बेसिस पे हम लोग क्लासीफाई करते हैं पॉलीमर्स को। तो अभी हम लोग मूव कर रहे हैं अपने आगे के पार्ट की तरफ, जिसमें हम लोग देखेंगे रिमेनिंग क्लासिफिकेशंस को जो हम लोगों ने लास्ट वाले क्लास में कवर नहीं किए थे। तो चलिए गाइस, 3 क्लासिफिकेशन तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे, सोर्स और ओरिजिन, स्ट्रक्चर और मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। अब हम लोग देख रहे हैं आपके नेक्स्ट टाइप के पॉलीमराइजेशन के क्लासिफिकेशन को, जो हम लोग कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। तो चलिए गाइस, ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। चलिए भाई, तो देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। तो अगर मैं बात करती हूँ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की, तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का मतलब ही होता है 2 मॉलिक्यूल के बीच में जो भी इंटरनल फोर्सेस होते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। आई होप सभी को ये पॉइंट क्लियर हुआ है, क्योंकि उसका नाम ही है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। मतलब 2 मॉलिक्यूल के बीच में जो भी इंटरनल फोर्सेस है उसी को क्या बोला जाता है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। तो ये जो क्लासिफिकेशन है आपके पॉलीमर का, ये हम लोग कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है, इसके हिसाब से टोटल 4 टाइप्स होते हैं आपके पॉलीमर के। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं कि कौन से वो 4 टाइप्स हैं आपके पॉलीमर के। चलिए देखते हैं। सबसे पहला टाइप जो है ना भाई, सबसे पहला टाइप है आपका इलास्टोमर्स। इलास्टोमर सबसे पहला टाइप है। सेकेंड टाइप है आपका फाइबर्स। ठीक है, फाइबर्स के बाद में थर्ड टाइप है थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। और फोर्थ टाइप है आपका थर्मोसेटिंग पॉलीमर। तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा भाई कि जो भी आपका क्लासिफिकेशन है पॉलीमर का ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, वो जो है वो हम लोग कर रहे हैं इस फॉर्म में। पहला है आपका इलास्टोमर्स, सेकेंड है फाइबर, थर्ड है थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर, और फोर्थ है आपका थर्मोसेटिंग पॉलीमर। ठीक है, अब दिमाग में क्वेश्चन आता है कि ये तो पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन है, इतना सारा थ्योरी कौन पढ़ने वाला है बुक से, मैम आप ही बताओ हमको। अरे भाई, मैं आपका काम बड़ा ही आसान कर दूंगी। क्यों? क्योंकि इतनी सारी थ्योरी आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप पहले इसको पढ़ेंगे, फिर इसको पढ़ेंगे, फिर इसको, तो कितना सारा टाइम जाएगा ना आपका। इतना सारा टाइम किसके पास में भाई? अभी तो पेपर काफी नजदीक है, देखा ना भाई, टाइम टेबल आ गया है, पेपर कितना नजदीक है। यस और नो? तो अपन लोग क्या करेंगे, इनको कंपैरेटिव फॉर्म में पढ़ेंगे। कंपैरेटिव फॉर्म में पढ़ने से चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएंगी, और कंपेयर अगर आपको करते आ गया तो ये चीज क्या, आप ऐसी कोई भी चीज फटाफट कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं कंपैरेटिव स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, जिसमें हम लोग देखेंगे क्या क्या, इलास्टोमर्स, फाइबर्स, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग पॉलीमर। चलिए देखते हैं। यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस, कि जो भी आपके पॉइंट्स हैं डिफरेंस के, वो अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे वो सारे पॉलीमर्स के बारे में। ठीक है, इलास्टोमर्स, फाइबर्स, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग
पॉलीमर, ये सब अभी हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये मैंने आपके लिए बहुत ही अच्छे से नोट्स बनाए, अगर आप लोग देखते हो तो ध्यान से देखो जरा, कितने सिस्टमैटिकली मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। ठीक है भाई, चलिए देखते हैं, मैं आपको समझा के भी दूंगी सारी चीज़ें। तो जो पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस है आपको, वो आपको पहले एक्सप्लेन करना है, उस चीज़ को एक्सप्लेन करना है, और आप उसको डिफाइन भी बोल सकते हो। तो सबसे पहले आप लोग पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन देंगे, और उसके साथ साथ आप लोग उसका डेफिनेशन देंगे। ठीक है, उसके बाद में आपको बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी वो शो करते हैं। जो भी प्रॉपर्टी वो शो करते हैं वो आपको बताना है कि वो कौन सी प्रॉपर्टी दिखाते हैं। ठीक है, उसके बाद में कौन से फोर्सेस है वहाँ पे मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो भी आपको एक्सप्लेन करना है, और उसी के साथ में आपको यहाँ पे उसके एग्जाम्पल्स भी देना है। तो आई होप सभी को इतना पार्ट बेसिकली क्लियर हो गया है कि जो भी आपका क्लासिफिकेशन है पॉलीमर का ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, उसमें ये टोटल 4 कैटेगरी है: इलास्टोमर्स, फाइबर्स, थर्मोसेटिंग एंड थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। और ये है वो सारी के सारी प्रॉपर्टीज जो हम लोगों को डिस्कस करना है। तो एक बार मैं क्या करती हूँ, एक बार मैं इस चीज़ को लिखते जाती हूँ और फिर फाइनली आपको समझाती जाती हूँ। ठीक है, क्योंकि ये कंपैरेटिव फॉर्म है और कम्प्लीटली थ्योरेटिकल पोर्शन है, तो इसको बुक से मत पढ़ो, क्योंकि बुक से पढ़ेंगे तो बुक में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा थ्योरी दे रखी है जो कि आपके लिए यूजलेस है। ठीक है, चलिए देखते हैं, इस चीज़ को समझते हैं एक बार। तो सबसे पहले अपन लोग बात करते हैं इलास्टोमर्स की। द सब्सटेंस विच गेट्स stretched, the substance which gets stretched by external force and restores on releasing that force are called as elastomers. एक बार फाइबर का भी डेफिनेशन लिख देते हैं। द पॉलीमेरिक सॉलिड विच फॉर्म थ्रेड आर कॉल्ड एज फाइबर। द पॉलीमर which are capable of repeated softening on heating and hardening on cooling are called as चलिए भाई, डेफिनेशन का तो बोरिंग काम खत्म हो गया। अब अपन लोग समझेंगे इस चीज़ को कि बेसिकली मैंने यहाँ पे लिखा क्या है। चलिए भाई, तो हम लोग देख रहे हैं सबसे पहला टाइप है आपका इलास्टोमर, फाइबर, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर एंड थर्मोसेटिंग पॉलीमर। चलिए भाई, अब जरा यहाँ पे देखना, सबसे पहली चीज़ है इलास्टोमर्स। इलास्टोमर्स का मेनली जो होता है एग्जाम्पल, वो तो रबर बैंड ही होता है। सभी को पता है भाई कि जो भी आपके इलास्टोमर्स होते हैं वही आपका इलास्टिक है ना। इलास्टिक रबर जो होता है वही तो आपका इलास्टोमर्स है। अगर ये है आपका रबर बैंड, अगर आप लोग ध्यान से देखते हो तो अगर मैं इस रबर बैंड के ऊपर में एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई करती हूँ, मतलब अगर मैं इस रबर बैंड को स्ट्रेच कर रही हूँ एक्सटर्नल फोर्स से, तो ये एलोंगेट हो रहा है। सभी को दिख रहा है भाई, जब इस रबर बैंड को मैंने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया और इसको स्ट्रेच किया तो ये इस फॉर्म में स्ट्रेच हो रहा है, और जब मैं इसको छोड़ दूंगी तो ये वापस अपनी ओरिजिनल कंडीशन में आ गया। मतलब इलास्टोमर्स बेसिकली क्या होता है, ऐसे सब्सटेंस जब हम लोग उनको स्ट्रेच करते हैं बाय द एक्सटर्नल फोर्स, ऐसे सब्सटेंस जब हम लोग उनको स्ट्रेच करते हैं बाय द एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है,
और हम लोग जब उसको उस एक्सटर्नल फोर्स को छोड़ देते तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है। तो सभी को समझ में आया कि जो आपका इलास्टिक है, जो आपका रबर बैंड है, वही तो आपका इलास्टोमर है। क्योंकि जब हम लोग उसको स्ट्रेच करते हैं, मतलब ही जब हम लोग उस पर एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई करते हैं, तो वो इस टाइप से एलोंगेट तो होता है, वो इस टाइप से स्ट्रेच तो होता है। लेकिन जब मैं उस एक्सटर्नल फोर्स को छोड़ देती हूँ, तो वो जो इलास्टोमर है, मतलब ही वो जो रबर बैंड है, मतलब ही वो जो इलास्टिक है, वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है। तो ये जो होता है, इसी ऐसे टाइप के सब्सटेंस को आप लोग क्या बोलते हो? इलास्टोमर्स। ठीक है, तो क्या आपको डेफिनेशन रट्टा मारने का जरूरत है? नहीं। तो याद रखना है कि द सब्सटेंस विच गेट स्ट्रेच्ड ऑन अप्लाइंग द फोर्स, ठीक है, एंड ऑन रिलीजिंग द फोर्स दे रिगेन और रिस्टोर देयर ओरिजिनल पोजिशन आर कॉल्ड एज इलास्टोमर्स। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग फाइबर्स की तरफ कि बेसिकली फाइबर क्या होता है। ठीक है, अगर आप लोग ध्यान से देखते हो तो ऐसे पॉलीमर्स, ऐसे पॉलीमेरिक सॉलिड जो फॉर्म करते हैं थ्रेड आर कॉल्ड एज फाइबर। ज़रा इधर देखो, अगर आप लोग ध्यान से देखते हो तो ये आपकी वो रस्सी है जिसपे हम लोग जनरली कपड़े वगैरह सुखाते हैं, अगर आपको पता होगा तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा भाई कि जो भी आपके पॉलीमेरिक सॉलिड है जो थ्रेड फॉर्म करते हैं, ये एक पॉलीमर है। ये एक पॉलीमर है, ये नायलॉन की रस्सी है। तो ये जो है ना भाई, ये एक पॉलीमर है। ठीक है, लेकिन ये जो पॉलीमर है, अगर आप लोग ध्यान से देखते हो तो ये देखो कैसे थ्रेड फॉर्म में, कैसे फॉर्म में, ये थ्रेड फॉर्म में। तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि ये तो एक पॉलीमेरिक सॉलिड है, ये तो एक पॉलीमर है, लेकिन ये कैसा है? थ्रेड फॉर्म में है। इसलिए ऐसे पॉलीमेरिक सॉलिड को हम लोग क्या बोलते हैं? फाइबर। तो मैंने आपको अभी दो चीज़ें बताई। पहला था इलास्टोमर कि जिनको हम लोग स्ट्रेच करते हैं एक्सटर्नल फोर्स से, तो वो स्ट्रेच होते हैं, एलोंगेट होते हैं। और जब हम लोग इस फोर्स को छोड़ देते तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रिस्टोर कर लेता है या तो रिगेन कर लेता है। तो ये हुआ इलास्टोमर। फिर मैंने आपको बताया फाइबर। फाइबर मतलब ही क्या होते हैं? ऐसे पॉलीमेरिक सॉलिड जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं। ज़रा ध्यान से देखना, अगर आप लोग ध्यान से देखते हो तो यहाँ पे आपको बहुत सारे थ्रेड दिख रहे हैं, सभी को थ्रेड दिख रहे हैं। तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा भाई कि ऐसे पॉलीमेरिक सॉलिड जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, उन्हीं को आप लोग फाइबर्स बोलते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात कर रही हूँ थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर की, ठीक है, और थर्मोसेटिंग पॉलीमर की। ज़रा ध्यान से देखना, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर जो होते हैं वो जो है ना, उसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है आपकी बॉटल। द पॉलीमर विच आर कैपेबल ऑफ रिपीटेड सॉफ्टनिंग एंड हीटिंग एंड हार्डनिंग ऑन कूलिंग आर कॉल्ड एज थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। मतलब थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर क्या होता है, ज़रा ध्यान से सुनना। ठीक है, ध्यान से देखना भाई। ये जो है ना, ये मेरी बॉटल है। अगर मैंने इस बॉटल को गैस के ऊपर रख दिया, ऐसा एक्सपेरिमेंट करना मत, अगर मैंने इस बॉटल को गैस के ऊपर रख दिया, मतलब अगर मैंने इस बॉटल को हीट किया, तो ये जो बॉटल है ये क्या हो जाएगी? ये बॉटल जो है पूरी तरह से ऐसे ऐसे मॉइस्ट हो जाएगी, पूरी तरह से ऐसे ऐसे मॉइस्ट हो जाएगी, पता है ना। जब मैं इस बॉटल को कूल करूँगी, ठंडा करूँगी, तो ये वापस कड़क हो जाएंगी। मतलब ये जो बॉटल का प्लास्टिक है किस टाइप का है? ये ऐसा है कि अगर मैं इसको हीट करती हूँ तो ये मेल्ट हो जाएगा, और अगर मैंने कूल किया तो वो वापस हार्डन हो जाएगा। तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि ऐसे सब्सटेंसेस जिनको जब आप हीट करते हो तो वो सॉफ्ट हो जाते हैं, जब आप उनको कूल करते हो तो वो हार्ड हो जाते हैं। वापस से हीट करेंगे, वापस से वो सॉफ्ट हो जाएंगे, मतलब मेल्ट हो जाएंगे, पिघल जाएंगे। वापस से उसको कूल करेंगे, वापस से वो कड़क हो जाएंगे। वापस से हीट करेंगे, वापस से सॉफ्ट हो जाएंगे। वापस से कूल करेंगे, वापस से कड़क हो जाएंगे। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। तो आई होप सभी को समझ में आए कि थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर क्या होते हैं। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर मतलब ऐसे पॉलीमर जो कैपेबल होते हैं ऑफ रिपीटेड सॉफ्टनिंग ऑन हीटिंग। मतलब जब आप उनको हीट करेंगे, जब आप उनको गर्म करेंगे, तो वो पिघलना स्टार्ट होंगे, वो सॉफ्ट हो जाएंगे। एंड हार्डनिंग ऑन कूलिंग, जब आप उनको ठंडा करेंगे, जब आप उनको कूल करेंगे, तो वो कड़क हो जाएंगे, हार्डन हो जाएंगे। वापस से उसको हीट करेंगे, वापस से सॉफ्ट हो जाएंगे। वापस से उसको कूल करेंगे, वापस से वो हार्ड हो जाएंगे। ठीक है, मतलब अगर गैस अप्लाई की, हीट किया, तो वो ये सॉफ्ट हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, पिघलने लगेगा। ठंडा एटमॉस्फेयर दूंगी तो वो कड़क हो जाएगा, है ना। तो ऐसे प्लास्टिक को आप लोग क्या बोलते हो? थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। तो याद रखना है, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स आर कैपेबल ऑफ रिपीटेड सॉफ्टनिंग। मतलब आप उसको बार बार क्या कर सकते हो? सॉफ्ट कर सकते हो हीट करने पर, एंड हार्ड कर सकते हो कूल करने पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात कर रही हूँ थर्मोसेटिंग की। इसका नाम ही है थर्मोसेटिंग। सेटिंग का मतलब क्या होता है? सेटिंग का मतलब वो वाली सेटिंग नहीं भाई, वो वाली सेटिंग दिमाग में मत लाना। थर्मोसेटिंग का मतलब होता है एक बार अगर ये सेट हो गया
तो चाहे तुम उसको ठंडा करो, चाहे तुम उसको गर्म करो, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका नाम ही क्या है, थर्मोसेटिंग। इसका मतलब अगर वो एक बार सेट हो गया ना, तो फिर तो ना तो वो पिघलने वाला है, ना तो वो कड़क होने वाला है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, द पॉलीमर विच वंस बिकम हार्डन। एक बार वो बन गया, एक बार वो बन गया, एक बार वो हार्डन हो गया, फिर आप उसको हीट करो, आप उसको कूल करो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना तो वो मेल्ट होगा, ना तो वो सॉफ्टन होगा, ना तो वो हार्डन होगा। तो अब ज़रा इधर सुनो, एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रही हूँ भाई, ज़रा इधर देखना, सभी लोग ज़रा यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, ठीक है। ये जो चीज़ है, ध्यान से देखना भाई, ये जो चीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखो कितना हार्ड है। अगर मैं इसको मेल्ट करूँगी ना, तो भी ये पिघलेगा नहीं। तो आप लोगों ने देखा होगा गाड़ी के भी कुछ पार्ट्स ऐसे ही रहते हैं, जैसे आपकी एक्टिवा है या प्लेजर होगी, जो भी आपके पास में गाड़ियाँ है, जो भी आपके पास में टू व्हीलर है, या जो भी कुछ पॉलीमर ऐसे रहते हैं कि एक बार वो कड़क हो गए ना, तो उसको आप कितनी भी हीट देंगे तो भी वो मेल्ट नहीं होते। तो ऐसे पॉलीमर को आप लोग क्या बोलते हो, थर्मोसेटिंग पॉलीमर। थर्मोसेटिंग का मतलब होता है अगर वो एक बार सेट हो गया, अगर वो एक बार बन गया, तो उसके बाद में उसको कितनी भी हीट देंगे तो भी वो सॉफ्ट नहीं होगा, तो भी वो पिघलेगा नहीं। तो ऐसे पॉलीमर को हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मोसेटिंग पॉलीमर, ठीक है। तो पहला मैंने क्या बताया, इलास्टोमर, मतलब जिसको स्ट्रेच करने पर वो एलोंगेट होता है, छोड़ने पर वो रिस्टोर कर लेता है अपनी ओरिजिनल पोजीशन को। फाइबर्स मतलब ही थ्रेड जो होते हैं, थ्रेड लाइक पॉलीमर जो होते हैं वो फाइबर्स। थर्मोप्लास्टिक मतलब ऐसे पॉलीमर जिनको गर्म करेंगे तो वो पिघलेंगे, मतलब सॉफ्ट होंगे, जिनको ठंडा करेंगे, कूल करेंगे तो वो हार्ड हो जाएंगे। तो ये प्लास्टिक को कहते हैं थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। और थर्मोसेटिंग मतलब एक बार अगर वो बन गया, एक बार अगर वो सेट हो गया, तो फिर वो कभी भी पिघलता नहीं है, कभी भी वो सॉफ्ट नहीं होता है, चाहे कितनी भी हीट दे दो। तो ऐसे पॉलीमर को आप लोग क्या बोलते हो, थर्मोसेटिंग, क्योंकि वो सेट हो जाता है, ठीक है। चलिए, अब ये तो हुई भाई आपकी एक्सप्लेनेशन। अब हम लोग देखते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ को। जो भी आपके इलास्टोमर्स होते हैं वो इलास्टिसिटी शो करते हैं, दे शो इलास्टिसिटी। क्या शो करते हैं, इलास्टिसिटी। जाहिर सी बात है भाई, इलास्टोमर है तो इलास्टिसिटी शो करेंगे, है ना। जो भी फाइबर्स होते हैं दे शो स्ट्रॉन्ग टेंसाइल स्ट्रेंथ और दे शो हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है, जो भी इलास्टोमर्स है वो इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी आपको शो करेंगे। देखो ये इलास्टोमर है, ये आपको इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी शो कर रहा है, बोलते हैं ना इसको इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी ये आपको शो कर रहा है। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ फाइबर्स की, तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो भी बहुत बड़े बड़े लगेजेस होते हैं, बहुत ज़्यादा वेट वाले, उनको अगर आपको बांधना है तो आप लोग यही टाइप के रस्सियों का यूज़ करते हो, है ना। ये आपका फाइबर आप यूज़ करते हो जब आपको बहुत बड़े बड़े लगेज को बांधना होता है, ठीक है। तो आप लोग इसी टाइप के फाइबर्स का यूज़ करते हो, याद करो भाई सारे के सारे। तो ये जो फाइबर्स होते हैं इनका टेंसाइल स्ट्रेंथ कैसा होता है, बहुत ज़्यादा होता है ना। बहुत सारे वेट को वो उठा सकते हैं, बहुत ज़्यादा उनका टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, इसीलिए वो क्या बोलते हैं, इसीलिए हम लोग उनको फाइबर्स बोलते हैं। बहुत सारे मोटे मोटे जो लगेजेस होते हैं, हैवी लगेजेस के लिए हम लोग वही टाइप की रस्सी जो होती है, वो नायलॉन की रस्सी जो होती है उसको यूज़ करते हैं। तो वो आपका क्या है, फाइबर है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। जो भी आपके थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है, अब उसका नाम ही है प्लास्टिक, तो वो कौन सी प्रॉपर्टी शो करेगा, प्लास्टिसिटी। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे दे शो प्लास्टिसिटी। वो क्या शो करते हैं, वो शो करते हैं आपको प्लास्टिसिटी, क्योंकि उसका नाम ही है थर्मोप्लास्टिक, मतलब ही वो प्लास्टिसिटी शो करने वाले, ठीक है। और जो भी आपके थर्मोसेटिंग पॉलीमर होते हैं वो शो करते हैं रिजिडिटी, दे शो रिजिडिटी। रिजिडिटी का मतलब ये होता है कि एक बार वो रिजिड बन गए, एक बार वो बन गए, उसके बाद में किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि उनको वो मेल्ट करवा सके या पिघला सके या सॉफ्टन कर सके, है ना। एक बार वो बन गए ना, एक बार वो सेट हो गए ना, तो किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि उनको बदल सके, क्योंकि वो थर्मोसेटिंग है भाई। इसीलिए वो कौन सी प्रॉपर्टी शो करते हैं, रिजिडिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात कर रही हूँ फोर्सेस की। तो जो भी आपको इलास्टोमर्स होते हैं दे शो वीक वंडरवॉल फोर्सेस, वो आपको वीक वंडरवॉल फोर्सेस शो करते हैं। वंडरवॉल फोर्सेस जनरली गैसेस में होते हैं और वंडरवॉल फोर्सेस जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा वीक होते हैं। दे शो वीक वंडरवॉल फोर्सेस, ठीक है। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा भाई कि जो भी रबर बैंड होता है, जो भी रबर बैंड है,
अगर मैं इसको बहुत ज़्यादा खींचूंगी, बहुत ज़्यादा, तो ये टूट भी जाएगा। ये बहुत इजीली टूट जाता है। अगर इसको ज़्यादा ज़ोर से खींचा, बहुत ज़्यादा अगर ज़ोर से इसको एलोंगेट किया ना, तो ये टूट जाता है। मतलब इसके अंदर जो फोर्सेस है वो कैसे है, आप ही बताओ। वीक है ना, खूब स्ट्रांग है क्या? नहीं। अगर ज़ोर से खींचूंगी ना अभी वहाँ तक के, तो ये अभी टूट जाएगा। मुझे तोड़ना नहीं है भाई। तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि अगर आप इसको ज़ोर से खींचेंगे तो टूट जाता है। मतलब ही क्या होता है? मतलब ये आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि इसमें बेचारे में वीक फोर्सेस है ना। इसलिए मैंने क्या लिखा, वीक वंडरवॉल फोर्सेस। अब मैं बात करती हूँ फाइबर्स की। आप ही बताओ भाई, फाइबर्स का तो यूज़ हम लोग करते हैं बड़े बड़े लगेजेस को कैरी करने के लिए। मतलब आप ही बताओ इसमें फोर्सेस कैसे रहेंगे? दे शो स्ट्रॉन्ग, दे शो वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। उसमें बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है। ऐसा क्यों? उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इसलिए है भाई, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टेंसाइल है, बहुत ज़्यादा उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ है। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होते हैं। रीज़न ये है क्योंकि तभी तो वो बड़े बड़े लगेजेस को कैरी करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। अगर मैं बात करती हूँ थर्मोप्लास्टिक की, तो दे शो मॉडरेट। मतलब उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं है फोर्सेस, बहुत ज़्यादा वीक भी नहीं है। दे शो मॉडरेट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। मतलब इसमें भी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस तो है, लेकिन इसमें जो भी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है वो कैसे है? इसमें जो भी आपके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है वो है मॉडरेट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ थर्मोसेटिंग की, आप ही बता दो भाई, आप ही बता दो। ये प्लास्टिक ऐसा है, ये कभी मेल्ट नहीं होगा। एक बार सेट हो गया तो बस भाई सेट हो गया। तो आप ही बताओ इसमें फोर्सेस कैसे होंगे? कम, ज़्यादा या मीडियम? इसमें जो फोर्सेस होंगे ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। करके आप कितनी भी हिम्मत कर लो इसको मेल्ट करने की, कितनी भी हिम्मत कर लो, बट ये जो है ना, ये कभी भी मेल्ट नहीं होगा। मतलब इसके अंदर में जो फोर्सेस होंगे वो कैसे होंगे? वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। तो हाँ, आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा भाई, दे शो वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, दे शो वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग intermolecular forces. They show very very strong intermolecular forces and exhibit cross linking by covalent bond. ये जो है ये आपको क्रॉस लिंकिंग शो करते हैं बाय कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है। तो दे शो स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। ठीक है। एंड क्रॉस लिंकिंग बाय कोवलेंट बॉन्ड। चलिए भाई, अब हम लोग लिखते हैं इन सबके एग्जाम्पल्स को। ठीक है। तो चलिए सबके एग्जाम्पल्स को डिस्कस कर लेते हैं एक बार। तो जो भी आपका इलास्टोमर है उसका एग्जाम्पल है वुल्केनाइज्ड रबर। वुल्केनाइज्ड रबर उसका एग्जाम्पल है। उसके बाद में है नियोप्रीन और है ब्यूना एन रबर। ये तीन एग्जाम्पल है, वुल्केनाइज्ड रबर, नियोप्रीन, ब्यूना एन रबर। ठीक है। अब देखते हैं फाइबर्स के एग्जाम्पल होते हैं नाइलॉन 6 एंड नाइलॉन 66। इसी के साथ में पॉलीस्टर। जिसको कहा जाता है टेरिलीन और डाइक्रोन। ठीक है। जो भी आपके थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है उसका एग्जाम्पल है पॉलीथीन, पॉलीस्टर और एक सेकेंड पॉलीस्टाइरीन और पॉलीविनिल। जो भी आपके थर्मोसेटिंग पॉलीमर है उसका एग्जाम्पल है बेकेलाइट, यूरिया फॉर्माल्डिहाइड पॉलीमर और यूरिया फॉर्माल्डिहाइड रेजिन। ठीक है। चलिए, अब दिमाग में क्वेश्चन आता है कि आपने हमको एक एक एग्जाम्पल क्यों नहीं लिखा? इतने सारे एग्जाम्पल लिखाने का ज़रूरत ही क्या था? एक एक लिखा देते थे, हमारा काम हो जाता था। लेकिन सुनो, रीज़न ये है कि अगर पेपर में सपोज आपको सिर्फ पता है कि इलास्टोमर का एग्जाम्पल वुल्केनाइज रबर है और पेपर में अगर वो पूछ लेता है कि नियोप्रीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ
इलास्टोमर, फाइबर, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग पॉलीमर, तब जाके आप क्या करेंगे, है ना। इसलिए आपको तीनों एग्जाम्पल याद रखना है। ऐसा नहीं कि मैं एक एग्जाम्पल याद कर लूँगा तो मेरा काम हो जाएगा, ऐसा नहीं चलेगा भाई। आपको ये तीनों पता होना चाहिए। पेपर में अगर उसने पूछ लिया कि नियोप्रीन किसका एग्जाम्पल है, तो क्या पता, आपको पता होना चाहिए ना कि वो इलास्टोमर का है। चलो, अगर मैं मान लूँ कि फाइबर में आपने सिर्फ एक ही याद रखा, नाइलॉन 6, और पेपर में अगर पूछ लिया जाए कि पॉलीस्टर किसका एग्जाम्पल है, तब क्या करेंगे, तो आपको तो पता ही नहीं रहेगा। इसलिए याद रखना है ये तीनों एग्जाम्पल। ऐसा नहीं कि एक ही एग्जाम्पल आप याद रखेंगे, तीनों एग्जाम्पल आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ से आपको एक एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम्पल में से। ठीक है, जल्दी से लो इस पार्ट का स्क्रीनशॉट, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। बुक से इस चीज़ को मत पढ़ना, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगेगा। चलिए भाई, ये तो हुआ आपका क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। आई होप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट लिया है। ठीक है, ले लो जल्दी से, नहीं लिया है तो। चलिए भाई, अब हम लोग पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर किस बेसिस पे होगा आगे, सोचो ज़रा। अब हम लोग देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ मोनोमर। तो चलिए देखते हैं इस पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन को। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोमर। जो भी अलग अलग टाइप होते हैं मोनोमर के, उस बेसिस पे हम लोग क्लासिफिकेशन कर रहे हैं आपके इस पॉलीमर का। तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि ये जो है इसको कहा जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोमर। तो इसमें भी दो मेजर टाइप होते हैं भाई। ठीक है, पहला होता है आपका होमोपॉलीमर, पहला होता है आपका होमोपॉलीमर। ठीक है, और सेकंड होता है आपका कोपॉलीमर। होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर, ये दो मेजर टाइप्स होते हैं। अगर हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं आपके पॉलीमर का ऑन दी बेसिस ऑफ, किस बेसिस पे हम लोग कर रहे हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोमर। चलिए देखते हैं इसको कि बेसिकली यहाँ पे होता क्या है। ठीक है, हम लोग क्लासिफिकेशन ऐसे देख लेते हैं। द पॉलीमर which have only one type of repeating unit, the polymer which have only one type of repeating unit are called as homopolymer, are called as homopolymer। ठीक है, और इसका सेकेंड पॉइंट भी लिख देती हूँ, दे आर फॉर्म बाय polymerization of single monomer। चलिए भाई, आप लोग ज़रा यहाँ पे एकदम ध्यान से देखेंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखते हैं तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि इसका नाम ही है होमो। होमो इसका नाम है। होमो का मतलब क्या होता है, एक जैसा, मतलब ही एक। ठीक है, होमो का मतलब ही होता है एक जैसा, और उसी का मतलब एक भी होता है। तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि ऐसे पॉलीमर जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही रिपीटिंग यूनिट होता है, द पॉलीमर विच हैव ओनली वन टाइप ऑफ रिपीटिंग यूनिट, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही रिपीटिंग यूनिट होता है, आप लोग उसको क्या बोलते हो, आप लोग उसको बोलते हो होमोपॉलीमर। ठीक है, तो याद रखना है कि हम लोग ये जो क्लासिफिकेशन है ये किस बेसिस पे कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोमर। कौन से मोनोमर हम लोग यूज़ कर रहे हैं, कितने मोनोमर हम लोग यूज़ कर रहे हैं, उस बेसिस पे हम लोगों ने ये पॉलीमर के टाइप को क्लासीफाई किया है। पहला टाइप है होमोपॉलीमर और सेकंड है कोपॉलीमर। तो आप लोगों ने होमोपॉलीमर में ये देखा कि ऐसे पॉलीमर, होमो का मतलब ही होता है एक जैसा, मतलब सिंगल। तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि ऐसे पॉलीमर जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप का रिपीटिंग यूनिट है, मतलब ही जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप का मोनोमर है, एक ही टाइप का रिपीटिंग यूनिट या एक ही टाइप का मोनोमर है, उसको आप लोग क्या बोलते हो, होमोपॉलीमर। क्योंकि रिपीटिंग यूनिट मतलब ही क्या होता है, मतलब ही मोनोमर होता है। ठीक है, अब ज़रा यहाँ पे देखते हैं। आप ये बताओ भाई, ये होमो था तो होमो में एक ही टाइप का रिपीटिंग यूनिट था, मतलब ही एक ही टाइप का मोनोमर था। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ज़्यादा होंगे ना, क्योंकि ये को है, होमो का उल्टा है, तो इसमें क्या रहेंगे, दो या दो से ज़्यादा। तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे द पॉलीमर which have two or
more than 2 types of repeating unit are called as copolymers। ठीक है भाई, तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि यहाँ पे जो रिपीटिंग यूनिट है एक तो वो 2 रहेंगे या तो वो 2 से ज़्यादा रहेंगे, तो उनको आप लोग क्या बोलेंगे, कोपॉलीमर। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसका सेकंड पॉइंट देखते हैं। ये तो इसका फर्स्ट पॉइंट हुआ, अब हम लोग सेकंड पॉइंट की तरफ देख रहे हैं। दे आर फॉर्म बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ डिफरेंट मोनोमर्स। चलिए भाई, ठीक है, तो आपका जो भी होमोपॉलीमर है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप का रिपीटिंग यूनिट रहेगा, और कोपॉलीमर होमो का उल्टा है, मतलब उसमें एक से ज़्यादा टाइप के रिपीटिंग यूनिट रहेंगे। ये तो हुआ फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है कि जो भी आपके होमोपॉलीमर है वो फॉर्म होते हैं बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ सिंगल मोनोमर। तो सिंगल मोनोमर से मतलब ही जब पॉलीमराइजेशन होता है सिर्फ और सिर्फ एक ही मोनोमर का, मतलब ही सिंगल मोनोमर का, तो आपका होमोपॉलीमर बनता है। लेकिन जो भी आपके कोपॉलीमर है वो तभी फॉर्म होते हैं जब पॉलीमराइजेशन होता है डिफरेंट मोनोमर का, वो भी बहुत सारे मोनोमर का। डिफरेंट ही मतलब ही 2 और मोर देन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोमर, 2 और मोर देन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोमर का जब पॉलीमराइजेशन होता है तो उससे आपका क्या बनता है, कोपॉलीमर। तो होमो में एक रिपीटिंग यूनिट, को में 2 या 2 से ज़्यादा रिपीटिंग यूनिट। होमो फॉर्म होता है बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ सिंगल मोनोमर, को फॉर्म होता है बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ डिफरेंट वेराइटी ऑफ मोनोमर्स। ठीक है, तो ये हुआ आपका होमो और कोपॉलीमर। अब अपन लोग देख लेते हैं इसके भी एग्जाम्पल को, क्योंकि अगर आप कोई भी पॉलीमर का डेफिनेशन लिखते हो, चलो उसकी कुछ प्रॉपर्टी भी लिखते हो, लेकिन एग्जाम्पल तो देना पड़ेगा ना। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल्स को। ठीक है, तो जो भी आपके होमोपॉलीमर है उसके एग्जाम्पल देखो कौन से होते हैं। उसके एग्जाम्पल होते हैं पॉलीथीन, ठीक है, पॉलीप्रोपीन, नाइलॉन 6, ठीक है, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, इसी के साथ में नाइलॉन 66। ठीक है, ये सब होते हैं आपके होमोपॉलीमर के एग्जाम्पल। पॉलीथीन, नाइलॉन 6, नाइलॉन 66, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल और पॉलीप्रोपीन। चलिए अब देखते हैं कोपॉलीमर के एग्जाम्पल। कोपॉलीमर के एग्जाम्पल होते हैं आपके ब्यूना S एंड ब्यूना N। ये दोनों जो होते हैं ये है आपके कोपॉलीमर के एग्जाम्पल। ये कम्प्लीटली अगर देखा जाए तो इसमें समझने लायक ज़्यादा कुछ नहीं है, थ्योरी है। और थ्योरी जो होती है 50% समझी जाती है, लेकिन 50% थ्योरी को रट्टा ही मानना पड़ता है। कुछ भी बोलो, 50% थ्योरी को आप समझ भी लोगे, लेकिन थ्योरी ऐसी रहती है भाई कि 50% तो आपको रट्टा मानना ही पड़ता है। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं पूरा समझ जाता हूँ तो मुझे रट्टा बिल्कुल ही नहीं मानना पड़ता, ऐसा नहीं कर सकते। 50% भली वो बात अलग है कि आगे वाले को आप बताते नहीं हो कि मैंने भी थोड़ा सा रट्टा मारा है, लेकिन हर कोई थ्योरी को तो थोड़ा बहुत तो रट्टा मारता ही है। भले आप 50% समझो ना, 100% रट्टा नहीं मारते, लेकिन 50% कंसेप्ट लगता है, मतलब समझते हैं, और 50% अपन लोग रट्टा मारते हैं। मानना ही पड़ता है, थ्योरी है भाई वो। ठीक है, तो लो भाई जल्दी से इस पार्ट का स्क्रीनशॉट, फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप के क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर की तरफ। चलिए भाई अब हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर को अलग बेसिस पर। तो नाउ विल सी क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर ऑन डिफरेंट बेसिस, जो कि है ऑन द बेसिस ऑफ बायोडिग्रेडेबिलिटी। तो चलिए गाइस देखते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ बायोडिग्रेडेबिलिटी। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ बायोडिग्रेडेबिलिटी। तो इसमें बेसिकली 2 टाइप होते हैं। ठीक है, पहला टाइप होता है आपका बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। अब आप लोग ही बताओ भाई, अगर पहला टाइप है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, तो जो सेकंड टाइप होगा वो कौन सा होगा? ऑफ कोर्स क्या होगा, जल्दी बताओ यार, नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। जो सेकंड टाइप होता है ना, सेकंड टाइप,
उसको हम लोग बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। मतलब जो भी आपका पॉलीमर है, अभी हम लोगों ने देखा क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ बायोडिग्रेडेबिलिटी, है ना। तो पहले दो टाइप है इसके, पहला टाइप है आपका बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर और सेकंड टाइप है नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। चलिए अब सबसे पहले अपन लोग इसके डेफिनेशन को देखते हैं कि बेसिकली ये होता क्या है। ठीक है, एक बार मैं लिखती हूँ फिर अपन लोग समझते हैं, क्योंकि अगर लिखूंगी नहीं कोरा समझाते जाऊंगी तो आधे लोग सोचेंगे भाई हमारे नोट्स ही नहीं बन रहे। तो नोट्स भी तो बनाना है ना पैरेलल में। ठीक है, तो अपन लोग दोनों काम करेंगे हैंड इन हैंड। ठीक है, चलिए देखते हैं। द पॉलीमर which are affected by microbes, the polymer which are affected by microbes and gets degraded are called as बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। तो यहाँ पे आप लोगों ने ये देखा भाई कि ऐसे पॉलीमर जो डिग्रेड हो जाते हैं, है ना, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। मैं समझा के दूंगी, थोड़ा सा वेट करो। अब ये जो पॉलीमर है ये डिग्रेड हो जाते हैं, इसलिए उसका नाम है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। तो आप लोग ही बताओ भाई, इसका नाम है नॉन बायोडिग्रेडेबल, उसके नाम में ही आ रहा है नॉन का मतलब ही क्या होता है, नॉन का मतलब ही होता है नहीं। तो आप लोग ही बताओ कि ये जो पॉलीमर है क्या ये डिग्रेड होंगे? क्योंकि उसका नाम ही है नॉन बायोडिग्रेडेबल। नाम के सामने में ही आ रहा है नॉन, मतलब ही नाम के सामने में ही आ रहा है नहीं, मतलब ये जो पॉलीमर है ये पॉलीमर डिग्रेड नहीं होंगे। तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा भाई कि द पॉलीमर विच आर नॉट अफेक्टेड, द पॉलीमर which are not affected by microbes and do not get degraded, और आप लिख सकते हो and does not get degraded are called as non biodegradable polymer। ठीक है भाई, सभी को ये चीज़ क्लियर हो गई है कि बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर क्या होते हैं। चलिए अब ज़रा इधर देखो कि ये जो पॉलीमर है, ठीक है, अगर मैंने ये पॉलीमर को एनवायरनमेंट में रखा तो क्या होते हैं, जो भी ये छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं ना, कीड़े मकोड़े बोलते हैं, है ना। और इसी के अलावा हम लोग जो भी माइक्रोब्स होते हैं, मतलब छोटे छोटे जो भी ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, वो इसको डिग्रेड करना स्टार्ट करते हैं और इसी तरीके से ये एनवायरनमेंट में डिग्रेड हो जाता है। ठीक है, लेकिन जो ये है नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, मतलब इसके नाम में ही नहीं आ रहा है, तो जो भी छोटे छोटे माइक्रोब्स है ना, वो इस पॉलीमर को डिग्रेड नहीं कर सकते। ये जैसा है ये वैसा ही रहेगा। तो आप ही बताओ भाई कि ये पॉलीमर जो है ये कुछ समय के बाद में डिग्रेड हो जाएंगे बाय द माइक्रोब, लेकिन जो ये वाले पॉलीमर है क्या ये डिग्रेड होंगे? नहीं, क्योंकि इनका नाम ही है नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। तो आप लोग बताओ भाई, हमारे लिए हार्मफुल कौन से टाइप के पॉलीमर, बायोडिग्रेडेबल या नॉन बायोडिग्रेडेबल? क्योंकि बायोडिग्रेडेबल जो है वो तो कुछ समय के बाद में डिग्रेड हो जाएंगे, तो उससे हम लोगों को क्या कोई परेशानी है, क्या कोई हमें उससे हार्म है? नहीं। मतलब आप लोग ऐसा कह सकते हो कि ये वाले जो आपके पॉलीमर है दे आर नॉट हजार्डियस, ये हजार्डियस नहीं है। रीज़न ये है भाई, क्योंकि ये जो है ये पॉलीमर जो है ये रिसाइक्लेबल है, ये डिग्रेड हो जाएंगे, तो ये हुए आपके बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। लेकिन जो आपके ये वाले पॉलीमर है दे आर वेरी मच हार्मफुल। ये जो है ना, ये वाले पॉलीमर बहुत ज़्यादा हार्मफुल है हम सब के लिए। दे आर वेरी मच हार्मफुल एंड हजार्डियस, बहुत ज़्यादा हार्मफुल भी है और बहुत ज़्यादा हजार्डियस भी है हमारे हेल्थ के लिए। रीज़न ये है क्योंकि ये डिग्रेड ही नहीं होंगे। अगर ये एनवायरनमेंट में डिग्रेड नहीं होंगे भाई और लंबे समय तक के अगर वैसे ही रहेंगे तो हमारे लिए कहीं ना कहीं वो एक हजार्ड है, हमारे लिए कहीं ना कहीं वो सीरियसली हार्मफुल है। ठीक है, तो ये हुआ बायोडिग्रेडेबल, ये हुआ नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल हार्मफुल नहीं है क्योंकि वो डिग्रेड हो जाएंगे। नॉन बायोडिग्रेडेबल एनवायरनमेंट में डालो, कहीं पे भी डालो, वो डिग्रेड नहीं होंगे क्योंकि उसका नाम है नॉन बायोडिग्रेडेबल, मतलब भी वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। जल्दी से लो इस पार्ट का स्क्रीनशॉट।
चलिए भाई, तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपका पूरा का पूरा जो भी क्लासिफिकेशन है पॉलीमर का वो कंप्लीट होता है, ठीक है। पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन जितने भी है अलग अलग बेसिस पर, सोर्स, ओरिजिन, स्ट्रक्चर, मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोमर, ठीक है। उसके बाद में फिर मैंने क्या बताया, ऑन द बेसिस ऑफ बायोडिग्रेडेबिलिटी, पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। और हाँ, मैंने सारे के सारे टाइप्स जो थे वो कंप्लीट कराए। लास्ट वाले क्लास में कुछ टाइप्स कंप्लीट कराए थे और अभी के क्लास में मैंने आपको कुछ टाइप्स कंप्लीट कराए, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्लासिफिकेशन तो कंप्लीट होता है। अब हम लोग देखने वाले हैं सम इम्पॉर्टेंट पॉलीमर्स, मतलब ऐसे पॉलीमर्स जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जिनका नाम है सम इम्पॉर्टेंट पॉलीमर्स। अब ये जो पॉलीमर है ये क्लासिफिकेशन का तो पार्ट नहीं है, लेकिन अब जितने भी पॉलीमर यहाँ से आएंगे हम लोग वो पॉलीमर का डेफिनेशन देखेंगे, ठीक है। वो पॉलीमर जो होता है उसका रोल देखेंगे, उसका नाम देखेंगे कैसे आया है, वो कैसे प्रिपेयर किया जाता है, उसकी रिएक्शन देखेंगे और उसके यूजेस देखेंगे। ये सारी चीज़ें अभी हम लोग देखने वाले हैं। तो बेसिकली हम लोग देख रहे हैं अभी सम इम्पॉर्टेंट पॉलीमर्स। और सबसे पहले तो मैं आपको एक क्लासिफिकेशन का चार्ट लिखा के देती हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि कौन से पॉलीमर हम लोगों को स्टडी करना है। क्योंकि अगर मैं आपको सिर्फ पढ़ाते जाऊँगी कि चलो भाई पहले ये है, अपन ये पढ़ते, फिर अब सेकेंड पॉलीमर आ गया, अब ये पढ़ते, चलो अब ये थर्ड पढ़ते, आप लोग सोचेंगे, पागल हो जाएंगे। आप लोग सोचेंगे यार ये पॉलीमर कहाँ से आ रहे हैं नए नए, मुझे तो कुछ समझ नहीं रहा है। इसलिए अपन एक बार चार्ट देख लेते, तो उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा। अब आइडिया मिल गया तो फिर आप लोग स्टडी कर सकते हो, राइट। चलिए देखते हैं उस चार्ट को। चलिए भाई देखते हैं सम इम्पोर्टेंट पॉलीमर्स। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग एक चार्ट को बना रहे हो तो चार्ट बेसिकली आपका इस टाइप का होना चाहिए, एक हॉरिजॉन्टल पेज पर। अगर आपकी कॉपी का पेज है तो उसको वर्टिकल फैशन में मत लिखो, उसको हॉरिजॉन्टल फैशन में लिखना। जैसे मैंने ये बनाया ना, इस टाइप से आप लोग भी इसको बिल्कुल हॉरिजॉन्टल फैशन में इसको लिखेंगे। बिल्कुल ही इसको हॉरिजॉन्टल फैशन में आपको लिखना है, ठीक है। चलिए भाई, नहीं तो वो आएगा नहीं एक पेज पे। तो पहला है आपका रबर, जिसमें आप लोग देखने वाले हैं नेचुरल रबर को। पहला है रबर, जिसमें आप लोग बेसिकली स्टडी करने वाले हैं नेचुरल रबर को। सेकेंड टाइप है आपका पॉलीथीन। आप लोग भी मेरे साथ साथ चार्ट बनाते जाओ। पॉलीथीन में आपको बेसिकली डिस्कस करना है दो टाइप, LDP और HDP, मतलब ही लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन एंड हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन, ठीक है। तीसरा टाइप है आपका टेफ्लॉन, ठीक है। फोर्थ टाइप है पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। फिफ्थ टाइप है पॉलीअमाइड। पॉलीअमाइड में बेसिकली हम लोग और दो टाइप देखने वाले हैं। पहला है आपका नाइलॉन 6 और सेकंड है आपका नाइलॉन 6,6, ठीक है। नेक्स्ट है पॉलीईस्टर और टेरिलीन और डेक्रॉन, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है फिनॉल फॉर्माल्डिहाइड पॉलीमर, जिसमें बेसिकली आपको दो टाइप्स डिस्कस करने हैं। पहला टाइप है बेकेलाइट और सेकंड टाइप है मेलाअमीन फॉर्माल्डिहाइड रेजिन। उसके बाद में है ब्यूना एस रबर, नेक्स्ट है आपका नियोप्रीन, ठीक है। उसके बाद में है विस्कस रेयन और लास्ट टाइप है आपका बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, जिसमें आपको और दो टाइप की चीज़ें स्टडी करना है। पहला है PHBV और सेकंड है नाइलॉन 2, नाइलॉन 6
पॉलीमर। तो बेसिकली भाई अब जो है आपको इतने सारे पॉलीमर पढ़ना है, मतलब इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर केमिस्ट्री चैप्टर में आप लोगों ने क्लासिफिकेशन तो देख लिया पूरी तरीके से पॉलीमर का, और अब आप लोग क्या देखने वाले हो, अब आप लोग देखने वाले हो सम इम्पॉर्टेंट पॉलीमर्स। ये सब पॉलीमर आपको पढ़ने के हैं, सभी पॉलीमर का प्रिपरेशन, सभी पॉलीमर की प्रॉपर्टीज़, सभी पॉलीमर का यूजेस आपको पढ़ने का है, ठीक है। तो रबर में नेचुरल रबर देखेंगे, फिर उसके बाद में पॉलीथीन, पॉलीथीन में दो टाइप के पॉलीथीन आपको देखना है, LDP मतलब लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन, और सेकंड है HDP मतलब हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन। उसके बाद में टेफ्लॉन, उसके बाद में आपको स्टडी करना है पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, उसके बाद में आपको स्टडी करना है पॉलीअमाइड, जिसमें आएगा नाइलॉन 6 और नाइलॉन 6,6। मैं पूरा क्लासिफिकेशन मैंने आपको बता दिया है, ऐसा कोई भी बुक में नहीं दिया है। उसके बाद में नेक्स्ट है पॉलीस्टर, पॉलीस्टर को ही बोलते हैं टेरिलीन और डेक्रोन। याद रखना है पॉलीस्टर के ही 3 अलग अलग नाम है, कभी पेपर में टेरिलीन नाम से आता है, कभी पेपर में डेक्रोन नाम से आता है, कभी पेपर में पॉलीस्टर नाम से आता है, मतलब पेपर में वो अलग अलग नाम से आता है। उसके बाद में नेक्स्ट है फिनॉल फॉर्माल्डेहाइड पॉलीमर, जिसमें और 2 टाइप है, बेकेलाइट और सेकंड है मिलानिन फॉर्माल्डेहाइड रेजिन। नेक्स्ट है आपका ब्यूना एस रबर, नेक्स्ट है नियोप्रीन, फिर है विस्कस रेयन, फिर है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर जिसमें 2 टाइप है, PHBV एंड नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 पॉलीमर, ठीक है। तो ये हुआ भाई आपका सम इम्पॉर्टेंट पॉलीमर्स, मतलब कुछ ऐसे पॉलीमर जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जो आपके टेक्स्ट बुक में है, इसलिए वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सब अपन लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे नेचुरल रबर के साथ में, और फिर जैसे भी टाइम होता है वैसे अपन लोग डिस्कस करते जाया करेंगे। तो सबसे पहले नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द रबर विच इज़ द फर्स्ट टाइप ऑफ योर सम इम्पॉर्टेंट पॉलीमर कैटेगरी, जिसके अंदर वी आर गोइंग टू डिस्कस नेचुरल रबर। यू जस्ट हैव टू कीप वन थिंग इन माइंड कि रबर इज ओनली नेचुरल रबर। अगर पेपर में रबर आता है स्टिल यू हैव टू आंसर फॉर नेचुरल रबर। अगर पेपर में नेचुरल रबर आता है सो यू हैव टू गेट कि ये रबर ही है, मतलब रबर ही नेचुरल रबर है, ऐसा आपको मान के चलना है। और अगर पेपर में नेचुरल रबर आया या रबर आया तो आपको वही वाली रिएक्शन देना है। बहुत काम का पॉइंट है यार, रबर आया तो भी नेचुरल रबर वाला आंसर देने का, नेचुरल रबर आया तो भी रबर वाला आंसर देने का, क्योंकि वो दोनों अल्टीमेटली क्या है, सेम है, ठीक है। लो इस पार्ट का स्क्रीनशॉट। चलिए देखते हैं हम लोग रबर को, मतलब ही नेचुरल रबर को। चलिए भाई देखते हैं रबर मतलब ही नेचुरल रबर, ठीक है। तो अभी हम लोग देख रहे हैं सम इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ पॉलीमर में बेसिकली रबर को। मैंने आपको बताया रबर मतलब ही क्या होता है, नेचुरल रबर। चलिए देखते हैं। तो जो भी आपका रबर होता है, रबर बेसिकली क्या है, रबर जो होता है बेसिकली वो एक इलास्टोमर है। रबर मतलब ही क्या होता है, रबर मतलब ही होता है इलास्टोमर। अब क्या मुझे प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, नहीं, आप समझ गए ना, समझे या नहीं समझे। तो रबर बेसिकली है क्या, रबर तो बेसिकली भाई आपका इलास्टोमर है, समझ गए ना। चलिए अब देखते हैं नेचुरल रबर को, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जो रबर होता है वही तो आपका नेचुरल रबर है। चलिए अब हम लोग इसका डेफिनेशन सबसे पहले लिखते हैं, ठीक है। तो एक बार इसका डेफिनेशन मैं बुक के लैंग्वेज के हिसाब से लिखा रही हूँ। The high molecular mass, linear polymer, the high molecular mass linear polymer of isoprene or linear isoprene linear is called as नेचुरल रबर। और रबर, तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा भाई कि जो भी हाई मॉलिक्यूलर मास होता है, जो भी रबर होता है उसका मॉलिक्यूलर मास बहुत ज़्यादा हाई होता है। क्योंकि जाहिर सी बात है, मैं एक रबर की थोड़ी बात कर रही हूँ, मैं तो इतने सारे रबर की बात कर रही हूँ ना, मैं तो पॉलीमर की बात कर रही हूँ। तो हाई मॉलिक्यूलर मास लीनियर पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन, मतलब जो भी आपका आइसोप्रीन होता है ना, उसका जब हम लोग लीनियर तरीके से पॉलीमराइजेशन करते हैं तो उससे आपका नेचुरल रबर बनता है। मतलब आप लोगों ने बेसिकली यहाँ पे ये देखा कि जब आप आइसोप्रीन लेते हो, ठीक है, और जब आप आइसोप्रीन का पॉलीमराइजेशन करवाते हो ना, पॉलीमराइजेशन, तो उससे आपका क्या बनता है, उससे आपका बनता है नेचुरल रबर, ठीक है। आई होप सभी को ये चीज़ क्लियर हुई है।
कि जो भी आपका आइसोप्रीन होता है उसका जब भी आप पॉलीमराइजेशन करवाते हो तो उससे आपका क्या बनता है, नेचुरल रबर। तो नेचुरल रबर बेसिकली एक हाई मॉलिक्यूलर मास है, बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास है उसका, ठीक है। और उसी के साथ साथ वो लीनियर पॉलीमर है आइसोप्रीन का। तो जो भी हाई मॉलिक्यूलर मास होता है, लीनियर पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं आपका नेचुरल रबर, ठीक है। चलिए, अब दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि ठीक है, मुझे समझ गया कि रबर मतलब ही नेचुरल रबर होता है, ठीक है, मुझे ये भी समझ गया कि जो भी नेचुरल रबर होता है वो तो आइसोप्रीन से बनता है। दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है वो ये आता है कि ये आइसोप्रीन क्या चीज़ है। नेचुरल रबर समझ गया, रबर समझ गया, डेफिनेशन भी आ गई, ये भी समझ गया कि वो आइसोप्रीन से बनता है, लेकिन ये नहीं समझा ये आइसोप्रीन क्या चीज़ है। टेंशन काहे को लेते हो भाई, मैं हूं ना आपके साथ में। चलिए देखते हैं सबसे पहले आइसोप्रीन को कि बेसिकली आइसोप्रीन क्या चीज़ है, ठीक है। उसके बाद में तो रबर जैसे क्या सही 100 चीज़ें पढ़ लेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले किसको, आइसोप्रीन को। चलिए देखते हैं कि बेसिकली ये आइसोप्रीन होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं आइसोप्रीन को। ज़रा इधर देखना कि आइसोप्रीन क्या होता है। आइसोप्रीन को हम लोग और एक नाम है 2-मिथिल ब्यूटा 1,3 डाइन, क्या बोला जाता है भाई इसको बोला जाता है 2-मिथिल ब्यूटा 1,3 डाइन। चलिए इसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं। ब्यूटा 1,3 डाइन को आप ऐसा भी लिख सकते हो और 2-मिथिल 1,3 ब्यूटाडाइन वैसा भी लिख सकते हो, ठीक है। दोनों तरीके से चलता है, ऐसा नहीं कि बुक में ऐसा ही है आपने गलत लिखाया, ये दोनों सेम ही है, ठीक है। चलो अब जरा इधर देखना, ये क्या है, ब्यूटाडाइन है। क्या है भाई वो है आपका ब्यूटाडाइन, ठीक है। ध्यान से देखना 1 2 3 4। दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि मैंने यहाँ पे 4 ही कार्बन क्यों ड्रॉ किए। क्वेश्चन आता है ना भाई कि यहाँ पे आपने 4 ही कार्बन क्यों ड्रॉ किए, क्योंकि इसके नाम में आ रहा है ब्यूटा, और ब्यूटेन जो होता है उसमें टोटल कितने कार्बन होते हैं, 4, इसलिए मैंने भी टोटल कितने कार्बन ड्रॉ किए, 4, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको बोला है 2-मिथिल, मतलब जो आपकी सेकंड पोजीशन है उस पर आपको क्या लगाना है, उस पर आपको लगाना है भाई मिथिल, इसलिए मैंने क्या लगाया, इसीलिए मैंने उस पर लगाया मिथिल, क्योंकि नाम में आ रहा है 2-मिथिल, इसलिए मैंने सेकंड पोजीशन पे मिथिल लगाया। ब्यूटा मतलब 4 कार्बन, और क्या बोला है, डाइन, है ना। तो सेकंड पोजीशन पे था मिथिल, तो 2-मिथिल, ब्यूटा मतलब 4 कार्बन, 1,3 डाइइन, 1 और 3 पोजीशन पे आपका अल्कीन है। तो ये हुई आपकी 1 पोजीशन, ये हुई आपकी 3 पोजीशन। उस पे क्या है, उस पे जो है ना भाई, उस पे है आपका अल्कीन, ठीक है। तो ये हुआ आपके आइसोप्रीन का स्ट्रक्चर। याद रखना, आइसोप्रीन नाम से आप कभी भी स्ट्रक्चर नहीं बना सकते, लेकिन अगर आपको ये चीज़ पता है कि आइसोप्रीन का मतलब ही 2-मिथिल ब्यूटा 1,3 डाइन या 2-मिथिल 1,3 ब्यूटाडाइन होता है, तो हाँ ज़रूर आप ये नाम से स्ट्रक्चर बना सकते हो। तो याद रखना है, आइसोप्रीन नाम अगर सिर्फ याद करके जाएंगे तो आप स्ट्रक्चर, यू वोंट बी एबल टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर एंड यू वोंट बी एबल टू प्रेडिक्ट ऑल्सो। सो फॉर प्रेडिक्टिंग एंड ड्रॉइंग दिस स्ट्रक्चर एक्चुअली यू रिक्वायर दिस नेम। तो आपको याद रखना है कि आइसोप्रीन का दूसरा नाम क्या होता है, 2-मिथिल ब्यूटा 1,3 डाइन। 2-मिथिल मतलब सेकेंड पोजिशन पे मिथिल है, ब्यूटा मतलब 4 कार्बन है, 1,3 मतलब 1 और 3 पोजीशन पे क्या है, डाइइन, डाई का मतलब 2 और इन का मतलब अल्कीन, तो 2 टाइप के अल्कीन, ठीक है। चलिए ये तो हुआ भाई आपके आइसोप्रीन का स्ट्रक्चर। अब मुझे बेसिकली क्या निकालना है, मुझे तो बेसिकली निकालना है नेचुरल रबर को, ठीक है। तो एक बार हम लोग नेचुरल रबर के स्ट्रक्चर को देखते और उसके बाद में देखेंगे कि हम लोग कैसे क्या नेचुरल रबर को बनाएंगे रिएक्शन से। तो बेसिकली पहले मैं आपको रिएक्शन नहीं बताने वाली हूँ, पहले मैं आपको कैसा भी कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं कि पहले रिएक्शन पढ़ो या स्ट्रक्चर पढ़ो, क्योंकि दोनों चीज़ें ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक है। देख लेते हैं हम लोग। स्ट्रक्चर ऑफ नेचुरल रबर और रबर, ठीक है। चलिए देखते हैं, जाहिर सी बात है वो आइसोप्रीन से बनेगा। अब ज़रा देखो आपको लिखना कैसे, क्योंकि डायग्राम बहुत सारे लोगों को तो डायग्राम में ड्रॉ करते नहीं आता, तो आप लोगों को देखो फ्रेम कैसे तैयार करनी है, ध्यान से देखना। पहली फ्रेम होंगी ये ऐसी, ठीक है, ध्यान से देखते जाओ, ध्यान से देखते जाने का। जो भी आपकी सेकंड फ्रेम रहेगी वो रहेगी ऐसी, और जो भी आपकी थर्ड फ्रेम रहेगी वो रहेगी ऐसी। तो ऐसे फ्रेम में आपको ड्रॉ करना है।
चलिए भाई, अब हम लोग स्ट्रक्चर को ड्रॉ करें बेसिकली। तो ये आपके 3 हुए और ये हुई आपकी 4th वाली फ्रेम। मतलब कहना मुझे यहाँ पे ये है कि अगर आपको नेचुरल रबर का स्ट्रक्चर पूछा जाता है निकालने के लिए, तो ऐसा नहीं कि आप निकालते बैठे और कंफ्यूज हो रहे। तो पहले आपको ऐसी फ्रेम निकाल लेनी है, एक ऐसी, एक ऊपर, एक नीचे, एक ऊपर, एक नीचे, और ये चलती जाएगी। जितना ड्रॉ करो उतना कम है। सिर्फ इतना याद रखना कि आपको टोटल 4 फ्रेम निकालनी है, एक ऊपर, एक नीचे, एक ऊपर, एक नीचे, ऐसे आप टोटल 4 फ्रेम निकालेंगे। चलिए अब क्या करना है ज़रा ध्यान देना है। यहाँ पे आपको चारों तरफ सबसे पहले तो कार्बन लिख लेना है। सबसे पहले आप लोग चारों तरफ कार्बन को लिख लो। जैसे जैसे मैं बताती हूँ ना, बिल्कुल वैसे वैसे ही आप लोग स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते जाओ, ठीक है। जैसे जैसे मैं आपको बता रही हूँ वैसे वैसे आप स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते जाओ। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, एक ऐसी फ्रेम निकाली, एक ऐसी, ऐसी, ऐसी और ऐसी, ठीक है। और मैंने क्या किया, हर तरफ कार्बन को लिख दिया, ठीक है। आई होप सभी को इतना बात क्लियर है, ठीक है। अब देखो करना क्या है। यहाँ पे मैंने टोटल 4 कार्बन ही क्यों निकाले, दिमाग में क्वेश्चन आता है टोटल 4 कार्बन ही क्यों? क्योंकि ये जो आपकी पैरेंट चेन है ब्यूटाडाइन की, इसमें टोटल कितने कार्बन है? पैरेंट चेन में 4 कार्बन है। पैरेंट चेन में आपके टोटल 4 कार्बन है ना। इसलिए मैंने भी यहाँ पे टोटल कितने कार्बन ड्रॉ किए? 4 कार्बन, ठीक है। चलिए देखते हैं सेकेंड पोजीशन पे क्या है। सेकेंड पोजीशन पे है भाई आपका मिथिल। हर एक के सेकेंड पोजीशन पे आपको क्या निकालना है? हर एक के सेकेंड पोजीशन पे आपको निकालना है मिथिल, इसलिए मैंने मिथिल निकाला। अगर आप लोग डायरेक्टली नेचुरल रबर का स्ट्रक्चर प्रैक्टिस करते हो तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले आप लोग ऐसे 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 फ्रेम निकाल लो। तो फ्रेम से आपको एक आइडिया मिल जाएगी कि आपको उसको ड्रॉ कैसे करना है। पहले ऐसे, मतलब पहले ऐसी फ्रेम निकालो, फिर ऐसी निकालो, 1 मिनट, पहले ऐसी, फिर ऐसी, फिर ऐसी, फिर ऐसी, और ये सीरीज चलते जाती है, कभी ख़त्म नहीं होती है। अब आपकी इच्छा करती होंगी नीचे पहले मैं निकालूंगा, मैं आपकी क्यों सुनूं? तो अपने हिसाब से करो भाई, सब चलता है, बिंदास रहो। जैसी आपकी इच्छा करती ना बिल्कुल वैसा ही करना, जैसे अपनी मन की इच्छा करती बिल्कुल वैसा ही करने का, किसी और की समझ गए ना। चलिए, तो आपको बिल्कुल उसी टाइप से करना है। फिर मैंने क्या बताया कि यहाँ पे टोटल 4 कार्बन थे, इसलिए मैंने हर तरफ टोटल 4 लिखा। उसके बाद में सेकेंड पोजीशन पे क्या है? मिथिल है। तो इसके भी सेकेंड पोजीशन पे मिथिल, इसके भी सेकेंड पोजीशन पे मिथिल, इसके भी सेकेंड पोजीशन पे, इसके भी सेकेंड पोजीशन पे। तो मैंने हर किसी के सेकेंड पोजीशन पे मिथिल को ड्रॉ कर दिया। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि यहाँ पे सेकेंड पोजीशन पे क्या था? यहाँ पे आपके सेकेंड पोजीशन पे मिथिल था, ठीक है। चलिए, इतना काम तो हो गया। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ये जो कार्बन है यहाँ पे क्या दिख रहा है? यहाँ पे आपको दिख रहा है CH2। सभी को यहाँ पे CH2 दिख रहा है? एकदम ध्यान से देखना, बेसिकली क्या होगा जब आप इस आइसोप्रीन का पॉलीमराइजेशन करवाएंगे। ज़रा ध्यान से देखना, कभी भी अगर आप पॉलीमराइजेशन करवाते हो, ध्यान से देखना, ध्यान से तो समझ में नहीं आएगा। कभी भी अगर आप पॉलीमराइजेशन करवाते हो तो पॉलीमर कुछ इस टाइप से होते हैं। तो जब भी आप इसका पॉलीमराइजेशन करवाते हैं ना, तो देखो क्या होता है, ये वाला जो बॉन्ड है ना, ये इधर जाता है। और पॉलीमराइजेशन के बाद में देखो ये कैसा होता है। जिसको ये चीज़ समझ गई उसको पूरा का पूरा पॉलीमर केमिस्ट्री के अंदर आने वाले सारे रिएक्शन समझ गए। और जिसको ये चीज़ नहीं समझी उसको कुछ भी नहीं समझा। वो कितने भी रिएक्शन पढ़ लेगा उसको समझ भी नहीं आएंगे। क्योंकि मेन चीज़ जो होती है पॉलीमर केमिस्ट्री में वो ये होती है कि आप डबल बॉन्ड को पॉलीमराइजेशन के वक्त कैसे घुमाते हो। जिसको घुमाना आ गया उसको चैप्टर आ गया, जिसको घुमाना ही नहीं आया, जो घुमाने में फंस गया, चैप्टर कहाँ से आएगा भाई पॉलीमर केमिस्ट्री का। तो आपको क्या करना है, आपको 2 डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में दिख रहे हैं, मतलब डबल, सिंगल, डबल। तो आपने क्या किया, ये दोनों डबल बॉन्ड है ना, तो ऐसा नहीं करेंगे। ये वाला जो डबल बॉन्ड है इसको बीच में ला लेंगे, मतलब बीच में एक डबल बॉन्ड आएगा और आजू बाजू में 2 सिंगल। तो बेसिकली आपको याद क्या रखना है, आपको बस इतना याद रखना है कि ये बॉन्ड आपका डबल था, ये सिंगल था, ये डबल था। तो जब आपने इसका पॉलीमराइजेशन करवाया तो अभी काय में कन्वर्ट हुआ, डबल वाला सिंगल में, सिंगल वाला डबल में, और डबल वाला सिंगल में। तो बस आपको उल्टा करना है, डबल वाले को सिंगल में करेंगे, सिंगल वाले को डबल में करेंगे, और डबल वाले को सिंगल में। यही तो होता है आपके पॉलीमराइजेशन में। अगर आपको ये चीज़ समझ गई तो आपको सारे रिएक्शन समझ जाएंगे, ठीक है। अब ज़रा इधर एकदम ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से, एकदम ध्यान से। आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि अगर आप ये वाले स्ट्रक्चर को कंसिडर करते हो तो यहाँ पे ऐसा ही होगा। देखो ध्यान से देखना, एक यहाँ पे डबल बॉन्ड है, एक यहाँ पे। पहले मैं ऐसा ऐसा ड्रॉ करती हूँ। कुछ लोग सोचेंगे नहीं नहीं नहीं, आप तो हमको गलत पढ़ा रहे हो, ऐसा कुछ तो है ही नहीं, बुक में तो गलत स्ट्रक्चर है। अरे भाई मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला थोड़ा सा वेट तो करो, असली स्ट्रक्चर थोड़ी निकाला है अभी। तो मैंने बेसिकली क्या किया, आइसोप्रीन का स्ट्रक्चर हर तरफ लिख दिया।
सबसे पहले मैंने क्या किया, आइसोप्रीन का स्ट्रक्चर लिखा। सबसे पहले अपन ने ये ऐसी ऐसी फ्रेम निकाल ली, उसके अंदर में कार्बन एटम को एडजस्ट कर दिया। फिर मैंने क्या किया, आइसोप्रीन के लिए सेकंड पोजीशन पे हर तरफ मिथिल को लगा दिया, ठीक है। और एक डबल बॉन्ड यहाँ पे था तो यहाँ लगाया, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे था तो यहाँ लगाया। एक डबल बॉन्ड था फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में, तो फर्स्ट और सेकंड के बीच में लगाया। और दूसरा डबल बॉन्ड था थर्ड और फोर्थ कार्बन के बीच में, तो दूसरा वाला डबल बॉन्ड मैंने कहाँ पे लगाया, थर्ड और फोर्थ में। मतलब ये बिल्कुल इसके जैसा है, फर्स्ट और सेकंड के बीच में और थर्ड और फोर्थ के बीच में। तो बिल्कुल मैंने उसी टाइप से यहाँ पे आपके डबल बॉन्ड को लगाया, ठीक है। चलिए अब देखो क्या होता है, जब भी आप पॉलीमराइजेशन करवाते हो तो बेसिकली क्या होता है, जहाँ पे डबल बॉन्ड है उसका कन्वर्शन सिंगल में हो जाता है, और जहाँ पे सिंगल है उसका कन्वर्शन काय में हो जाता है, डबल में, और जहाँ पे डबल है उसका सिंगल में। फिर यहाँ बॉन्ड बनेगा आगे, डबल का सिंगल में, सिंगल का डबल में, डबल का सिंगल में, डबल वाला सिंगल में, सिंगल वाला डबल में, डबल वाला सिंगल में, आगे आओ। फिर ये दोनों बॉन्ड बनेंगे, डबल वाला सिंगल में, सिंगल वाला डबल में, डबल वाला सिंगल में, आगे ये दोनों बॉन्ड बनाएंगे, डबल वाला सिंगल में, सिंगल वाला डबल में, डबल वाला सिंगल में। और ये वाली जो सीरीज़ है ना आपकी, ये चलते जाएगी। फिर यहाँ पे आप अकॉर्डिंगली हाइड्रोजन लगा लो, जितने जितने हाइड्रोजन बचते हैं, जहाँ पे भी जितने जितने हाइड्रोजन बचेंगे ना, वो हाइड्रोजन को आप लोग लगा लो, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता भाई, ठीक है। तो हाइड्रोजन बाद में लगाना, सबसे पहले फ्रेम तैयार करेंगे, उसमें 4-4 कार्बन फिट करेंगे। सेकेंड पोजीशन पे आप लोग CH3 ग्रुप को लगाएंगे हर तरफ। उसके बाद में फर्स्ट और सेकेंड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो पहले वहाँ लिखा, फिर थर्ड और फोर्थ कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड था वहाँ। फिर मैंने आपको क्या बताया, जब आप पॉलीमराइजेशन करवाते हो तो डबल वाला बॉन्ड सिंगल में, सिंगल वाला बॉन्ड डबल में, और डबल वाला बॉन्ड सिंगल में। यहाँ पे भी वैसे ही किया, डबल को सिंगल में किया, सिंगल को डबल में किया, डबल को सिंगल में किया। तो इससे आपका जो भी ये वाला पॉलीमर तैयार हुआ है, इसका नाम क्या हुआ है, नेचुरल रबर। तो ये था आपका स्ट्रक्चर ऑफ नेचुरल रबर, ठीक है। जल्दी से इस पार्ट का स्क्रीनशॉट लो। चलिए भाई, ये तो हुआ आपका स्ट्रक्चर ऑफ नेचुरल रबर। अब अपन लोग देख लेते हैं प्रिपरेशन ऑफ नेचुरल रबर को, कि कैसे क्या आप लोग नेचुरल रबर को प्रिपेयर करते हो। चलिए भाई देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ नेचुरल रबर। ध्यान देना जरा इधर कि नेचुरल रबर को आप लोग प्रिपेयर कैसे करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप लोग देखो क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोग लेंगे आइसोप्रीन को। सबसे पहले आपको क्या लेना है, सबसे पहले आपको आइसोप्रीन लेना है। तो बेसिकली आपको याद रखना है कि जो भी आपका आइसोप्रीन होता है उसी का मतलब क्या होता है, उसी का मतलब होता है 2-मिथिल 1,3-ब्यूटाडाइन, ठीक है। तो जो भी आपका आइसोप्रीन है उसी का मतलब होता है 2-मिथिल 1,3-ब्यूटाडाइन। और ये आपका क्या है, ये है आपका एक मोनोमर, ठीक है। तो आप लोग क्या करवाते हो, आप लोग इसका करवाते हो पॉलीमराइजेशन। क्या करवाएंगे आप लोग, इसका करवाएंगे भाई पॉलीमराइजेशन। ज़रा देखना यहाँ पे क्या होगा, एकदम ध्यान से देखना। आपने क्या किया, सेकंड पोजीशन पे मिथिल को लिया, क्योंकि आपको तो आइसोप्रीन चाहिए ना। आइसोप्रीन में क्या है, सेकंड पोजीशन पे मिथिल है। ये है आपका 1, 2, 3, 4। सेकंड पोजीशन पे मिथिल था तो मैंने मिथिल को लिखा। अब 1 और 3 मतलब 1 पोजीशन पे और 3 पोजीशन पे क्या है, डबल बॉन्ड है, ठीक है, इसलिए डाइन। तो 2 मिथिल, तो 2 मिथिल, 1, 3 1 पोजीशन और थर्ड पोजीशन पे क्या है, ब्यूटा, मतलब टोटल 4 कार्बन, डाइन का मतलब अल्कीन, ठीक है। ठीक है भाई, तो ये हुआ। जब आप इसका पॉलीमराइजेशन करेंगे, ये है आपका एन टाइम्स। अब मैंने आपको एक ही चीज़ बताई भाई, कि जब भी आप पॉलीमराइजेशन करवाते तो होता क्या है, डबल बॉन्ड का कन्वर्शन हो जाता है सिंगल में, और सिंगल बॉन्ड का कन्वर्शन हो जाता है डबल में। यही काम होता है। जिसको ये चीज़ समझ गई उसको पूरा पॉलीमर केमिस्ट्री का चैप्टर ही समझ गया। समझे या नहीं समझे। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये है आपका CH2, पहले एज इट इज़ देख के लिख लो। ये है आपका C, ये है CH3, ठीक है। फिर ये था आपका CH,
फिर ये था आपका CH2, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड था तो डबल का काई में कन्वर्शन हो जाएगा सिंगल में। यहाँ पे सिंगल था, सिंगल का डबल में, और यहाँ पे डबल था, डबल का सिंगल में। तो बस यही वाली चीज़ आपको करवानी है और कुछ भी नहीं करना है भाई। बाकी वो जैसा है उसको वैसा ही आपको रखना है। यहाँ पे ये भी एन टाइम्स था तो यहाँ पे ए भी एन टाइम्स है। यहाँ नीचे में एन टाइम इसलिए आया क्योंकि ये एक पॉलीमर है, ठीक है। तो ये जो पॉलीमर होता है इसको आप लोग बोलते हो नेचुरल रबर। तो ये जो नेचुरल रबर होता है ये आप लोग ऐसे ड्रॉ करते हो, ठीक है। तो आई होप सभी को क्लियर हुआ है कि नेचुरल रबर जो होता है बेसिकली उसको हम लोग ड्रॉ कैसे क्या करते हैं। सभी को समझ में आया कैसे क्या आप लोग नेचुरल रबर को ड्रॉ करेंगे। आइसोप्रीन से बनता है, इलास्टोमर है, डबल का सिंगल में, सिंगल का डबल में। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। Thank you very much for watching this video. Keep watching my video. Please do like, share, comment and subscribe to our channel. Thank you very much.